यूपी विधानसभा के 4 फेज हो चुके हैं। यूपी विधानसभा 5वें फेज की तरफ, यानी कि यूपी का चुनाव 5वें फेज की तरफ बढ़ रहा है। बाकी के 2 और फेज बचे हुए हैं और उसके बाद यूपी में रिजल्ट की घोषणा होगी यानी कि नतीजों की घोषणा होगी। तो कुल मिलाकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं प्योर पॉलिटिक्स में कि यूपी विधानसभा के जो चुनाव हैं, जो अब तक के जो 4 फेजेज हुए हैं, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर कहें कि एसपी समाजवादी पार्टी, बीजेपी किस तरह से इस चुनाव में कुल मिलाकर मुख्य नैरेटिव और किस तरह से इस पूरे चुनाव को, कौन से ऐसे 5 फैक्टर हैं जो एक तरह से डोमिनेट कर रहे हैं इलेक्टोरल आउटकम को, यानी कि जो 10 मार्च को सामने आएगा। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात हम यूपी चुनाव की, उसके ऐसे 5 फैक्टर की जो कि यूपी चुनाव को किसी दिशा में मोड़ सकते हैं, यानी कि उसके नतीजों को मोड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पश्चिमी यूपी के एक ज़िले से। सरधना विधानसभा एक क्षेत्र है जहां पर पश्चिमी यूपी में जब चुनाव हो रहा था, तो जब मैं वहां पर विज़िट करने गया था तो वहां पर एक गांव में जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, उनको आना था। और उस गांव में जब बालियान आए तो उसी समय पर जो आरएलडी के कार्यकर्ता थे वो भी पहुंच गए और दोनों बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में एक तरह से नोकझोंक होने लगी। तो मैंने मामला समझने की कोशिश की और उसके बाद जो वहाँ के यूथ थे, जो वहाँ के युवा थे, उनसे मैंने पूछा कि आखिर मामला क्या है। उनमें से ढेर सारे ऐसे युवा थे, उन्होंने कहा कि हमारी जो मुख्य समस्या है बेरोज़गारी की समस्या है, और बेरोज़गारी की समस्या इसलिए है क्योंकि आर्मी में भर्ती नहीं हुई है। जो कोविड के दौरान आर्मी के अलग अलग इलाकों में कैंप लगते हैं, वो कोविड के कारण रोक दिया गया और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनकी की उम्र पिछले 2 साल में पार हो गई, यानी कि अब वो 23 साल के हो गए, अब वो आर्मी में जाने के लायक नहीं हैं। और मुख्य जो उनकी उम्मीदें हैं, एक तरह से रोज़गार का जो सबसे सेंट्रल एक तरह से एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है वो यूपी में आर्मी है। या तो पुलिस कांस्टेबल या फिर ज़्यादातर युवा आर्मी में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो भर्तियां हैं वो भर्तियां होती हैं तो उसके पर्चे लीक हो जाते हैं। जब पर्चे लीक हो जाते हैं तो फिर से दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में कई साल लग जाते हैं और फिर उसके रिजल्ट आने में भी कई साल लग जाते हैं। तो इस तरह से 4-5 साल निकल जाते हैं एक युवा के उस एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पार करने में। और इसमें कई तरह से तकरीबन लोग 10-10, 12-12 साल अपने निकाल देते हैं परीक्षा के इंतज़ार में। तो मुख्य समस्या उनकी आर्मी से थी। और हाल के दिनों में जब राजनाथ सिंह कई इलाकों में कैंपेन करने के लिए गए तो 2-3 ऐसी रैलियां हुई कि उन्हें एक तरह से युवाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। युवाओं ने रैली में से निकल के, कुछ युवाओं ने पूछा कि आर्मी की एम्प्लॉयमेंट जो है, जो रिक्रूटमेंट है, वो क्यों नहीं हो रही राजनाथ सिंह से, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया कि कोविड के कारण वो रुका हुआ था, लेकिन जल्दी ही उसकी शुरुआत होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूपी में बेरोज़गारी की समस्या कितनी गंभीर है। और वैसे भी अगर आप यूपी विधानसभा में जाएं, उस चुनाव को कवर करें, तो जो नेशनल हाईवे हैं, जो कि अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्होंने शुरुआत की थी, योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने उसे पूरा किया। वो नेशनल हाईवे एक तरह से रनिंग ग्राउंड है यूपी के युवाओं के लिए, क्योंकि वो अपना फिजिकल जो फिटनेस है आर्मी में भर्ती होने के लिए, उसकी प्रैक्टिस वो नेशनल हाईवे पे करते हैं, क्योंकि यूपी में उनको प्रैक्टिस करने के लिए गाँव में ग्राउंड भी नहीं है। तो खैर ये अलग बात है कि ग्राउंड कब होगा, और नेशनल हाईवे का एक उपयोग हो रहा है, यूपी के युवा कर रहे हैं उपयोग अपने आर्मी में भर्ती होने के लिए। लेकिन यूपी चुनाव का इस घटना से क्या संकेत मिलता है? ये संकेत मिलता है कि यूपी में बेरोज़गारी चरम पर है और एम्प्लॉयमेंट एक वहाँ पे बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है जिसको इनकैश करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं युवाओं में से ढेर सारे जो युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, उनमें से ढेर सारा अपना गुस्सा निकालते हैं। लेकिन जब आप उनसे ये पूछते हैं कि ठीक है, आप गुस्सा हो, नाराज़ हो, लेकिन आप वोट किससे दोगे, तो फिर युवाओं की जो राय है वो डिवाइड हो जाती है। उनमें से ढेर सारे युवा कहते हैं कि वो तो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, लेकिन ढेर सारे युवा तब भी उसमें से हैं जो कहते हैं कि वो हिंदुत्व के नाम पे, मोदी और योगी ने हिंदुत्व के नाम पे कम से कम हिंदुओं की पार्टी तो यही है, इसलिए उन्हें वो मोदी और योगी को वोट करेंगे। तो पहला तो जो यूपी का एक डिफाइनिंग इस चुनाव की दिशा और दिशा तय करने का जो मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं इसके अलावा जिसके कारण, अगर आप पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को ट्रैक करें
तो उन रैलियों को देखें कि उसमें वो किन मुद्दों को उठाते हैं। उसमें वो डबल इंजन की सरकार के जो डेवलपमेंट हैं, इन मुद्दों को तो उठाते ही हैं। इसके अलावा उनकी रैलियों में वो तमाम ऐसे नेशनल इशू होते हैं जो कि यूपी के जो वोटर हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी होता है। मसलन अभी यूक्रेन और जिस तरह से रसिया में युद्ध हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने यूपी की रैलियों में यूक्रेन का भी इशू उठा दिया कि किस तरह से देश को एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखें कि जिस तरह से अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट में डिसीजन आया, प्रधानमंत्री ने उनको भी उठाया और किस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है साइकिल, उसको उन्होंने आतंकवादियों के कनेक्शन से जोड़ दिया कि साइकिल जो है वो सिंबल है एक तरह से आतंकवाद का। इसके अलावा तमाम ऐसे डिस्ट्रैक्शन के मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन रैलियों में उठाया, चाहे वो आतंकवादी कनेक्शन की बात हो, चाहे वो यूक्रेन की बात हो, या फिर जिस तरह से समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों के साथ संबंध रहा है, समाजवादी पार्टी किस तरह से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल हुई। ऐसे तमाम उन्होंने मुद्दों को उस इलेक्शन रैली के दौरान बार बार उठाया है। तो इससे क्या संकेत मिलता है, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है या इससे संकेत ये मिलता है कि जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यूपी के चीफ मिनिस्टर जो 5 साल के बाद चुनाव का सामना कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी पनपनी चाहिए थी, उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री वैसे नेशनल इशू को उठा रहे हैं जिसका कि यूपी के दाल रोटी चावल या फिर सड़क पानी बिजली की समस्याओं से कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए एक इमोशनल स्पीच या फिर इमोशन के आधार पर प्रधानमंत्री उस भीड़ को, उस वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी एक स्ट्रैटेजी कही जा सकती है। तो क्या बीजेपी की यह स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है यूपी में? ये समझने के लिए हम अगर जिस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव को देखें, उसमें जो फैक्टर बीजेपी के लिए काम कर रहा है वो कौन कौन से फैक्टर हैं और जिसके कारण कई इलाकों में ये लगता है कि बीजेपी एडवांटेज वाली स्थिति में है। पहला जो सबसे बड़ा जो फैक्टर यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर रहा है वो मुद्दा है जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो डबल इंजन की सरकार का एक तरह से उन्होंने एक अपनी अलग कंस्टिट्यूंसी तैयार की है। वो कंस्टिट्यूंसी है लाभार्थियों की कंस्टिट्यूंसी। चाहे वो पीएम किसान निधि में 6,000 रुपये जो पैसे मिलते हैं, 2-2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट साल भर में 3 बार जो 6,000 की रकम मिलती है, उसकी एक अलग कंस्टिट्यूंसी तैयार हुई है, या फिर जो चावल दाल स्कीम के तहत मिलता है गरीबों को, उसकी एक अलग कंस्टिट्यूंसी तैयार हुई है। और गांव में जब आप घूमें तो लोग अपने इस बात से संतुष्ट नज़र आते हैं या फिर लोगों की आकांक्षाएं इतनी कम पहुंच गई है, राजनीति ने वहां पे पहुंचा दी है कि लोग कहते हैं कि उन्हें चावल दाल तो फ्री में मिल रहा है, उन्हें किसानों के लिए जो 6,000 की रकम है वो मिल रही है। पहले की सरकार तो ना चावल देती थी और न पैसे देती थी। तो लोगों को लगता है कि मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए भी पैसे आ रहे हैं और कम से कम पहले की सरकार तो कुछ भी नहीं देती थी, वहाँ पे 6,000 की रकम भी बड़ी रकम है। और जो फ्री चावल दाल और तेल मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए काफ़ी है। तो पहली जो कंस्टिट्यूंसी जो बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है, जो कि हमने बिहार के चुनाव में भी देखा था, वो है लाभार्थियों की कंस्टिट्यूंसी, जो कि कास्ट की कंस्टिट्यूंसी से एक अलग कंस्टिट्यूंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार की है। दूसरा जो फैक्टर इस पूरे यूपी चुनाव का है, जो डिफाइनिंग फैक्टर कहें, वो है सुरक्षा का मुद्दा। आप इससे वेस्ट ट्रैवल कर जाएं, आप मेरठ से महोबा चले जाएं, बदायूं चले जाएं, लेकिन जो सुरक्षा का मुद्दा है वो हर जगह पे है। और उसमें लोग ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति या तो मायावती की सरकार में अच्छी है या फिर योगी की सरकार में अच्छी है। अखिलेश के रिजिम में उनको सुरक्षा नहीं मिलती थी और उसमें एक्रॉस कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो भी एक तरह से इस बात से सहमत होते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और शाम में उनकी कोई गाय या भैंस को खोल के नहीं ले जाता। पहले ये चोरी हो जाती थी, लोग घर से लौटते समय, दुकान से लौटते समय उनके गहने छीन लिए जाते थे। तो जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो इस चुनाव का एक दूसरा डिफाइनिंग फैक्टर है जो कि बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। तीसरा जो फैक्टर वो है हिंदुत्व का फैक्टर, यानी कि जिस तरह से हिंदू या फिर कहें कि असर्टिवनेस हाल के दिनों में बढ़ा है और उसमें
चाहे योगी आदित्यनाथ हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, ये काशी मंदिर का प्रोजेक्ट का पुनरुद्धार हो या अयोध्या का राम मंदिर हो, या फिर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उससे जुड़ा हुआ है। और ख़ास करके तमाम ऐसे जो विवादित मुद्दे समय समय पर उभरते रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों में हिंदू असर्टिवनेस बढ़ी है, मुस्लिम कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्जिनलाइज हुए हैं। और वैसी स्थिति में जो हिंदुओं को लगता है, जो अक्रॉस कास्ट लाइन से ऊपर उठकर उनको लगता है कि ये सरकार को रहना ज़रूरी है और तभी ये सरकार मंदिर बनाएगी, और कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, और चूंकि ये हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी को उन्हें समर्थन करना ज़रूरी है, ये तमाम आप जब लोगों से बात करेंगे तो वो कास्ट लाइन से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी का भी साथ देते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं ढेर सारी पॉकेट में ये पहली बार हो रहा है कि यूपी की बीजेपी की पॉलिटिक्स में कि योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं एक ब्रांड बनकर उभरे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह उस तरह से यूपी की पॉलिटिक्स के ब्रांड नहीं थे जिनके नाम पर जनता वोट करे, लेकिन योगी के नाम पे उनका जो बुलडोजर बाबा की जो इमेज है वो जनता में काफ़ी लोकप्रिय है। जो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। लेकिन जो फैक्टर बीजेपी के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं, वो फैक्टर जो है वो है सांड का मुद्दा। यानी कि यूपी की पॉलिटिक्स में एक तरह से कहें, जो किसान है उनके बीच में सांड और जो आवारा पशु हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। वो आप अगर पश्चिम से लेकर ईस्टर्न यूपी तक जाएं तो वहाँ पे गांव में, खेतों में आपको किसान मिल जाएंगे रातों में पहरा देते हुए। ढेर सारे किसानों ने अपने खेतों में करंट के तार भी लगा दिए हैं ताकि सांड या गाय आए तो उनको हल्का सा करंट का झटका लग जाए। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ये भरोसा दिया था और उन्होंने कहा था कि ढेर सारे इसके लिए गौशालाएँ बनवाई जाएगी, ढेर सारी गौशालाएँ बनी भी, लेकिन वहाँ पे अधिकारी जो हैं वो शाम में उन गायों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खिलाने का जो खर्च है वो क्यों ज़ाया बेजा किया जाए। तो इसलिए वो जो सांड और गायें हैं वो किसानों के खेत में चढ़ जाते हैं, चाहे वो तिलहन की फसल हो या फिर दूसरी फसलें हैं, उसके लिए किसान को रात में पहरा देना पड़ता है। तो इसलिए ये मुद्दा जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट में काम कर रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री को भी आखिरकार पिछले 3-4 दिनों की उनकी रैली देखें तो उसमें ये भरोसा देना पड़ा कि इस बार अगर सत्ता में आएंगे तो इन पशुओं का इलाज करेंगे, इनके लिए और बेहतर व्यवस्था करेंगे। दूसरा जो फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा है वो जो, जैसा कि मैंने पहले बताया, बेरोज़गारी का फैक्टर, जो कि अक्रॉस स्टेट आप घूमें तो वहाँ पे बेरोज़गारी का मुद्दा है और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एज देगा एक तरह से असंतोष को चैनलाइज करने में। लेकिन इन सारे 5 जो मुद्दे जो कि यूपी पॉलिटिक्स को, यूपी पोल को डिफाइन कर रहे हैं, उसमें अगर आप पूरे राज्य में घूमें तो उस तरह का जो सबसे बड़ी बात है कि उस तरह का गुस्सा नहीं है, एंगर नहीं है, या इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जिस तरह से कोरोना के समय में हज़ारों लोगों की जानें गई और जिस तरह से उनकी शव को गंगा के किनारे दफनाया गया, और उस समय का जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं गुस्सा कम हो गया है और वो गुस्सा का रिफ्लेक्शन चुनाव में दिख नहीं रहा। यानी कि वो जो एंगर था वो वोटों में तब्दील होता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये कहीं ना कहीं योगी के लिए राहत की बात है और समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की बात है कि वो गुस्सा अगर लोग भूल गए तो कहीं ना कहीं वो उसका चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा एक तरह से जो डबल इंजन की सरकार की बात जो लगातार बीजेपी करती रही है उसका और प्रधानमंत्री की जो अपनी ब्रांड इमेज है वो भी लोगों के ऊपर में उसका गहरा असर है। यानी कि आप कितनी भी बात कर लें लेकिन लोग इस बात से कन्विंस नहीं होते कि मोदी कोई ख़राब काम कर रहा है। वो इस बात से कन्विंस्ड है कि जो कुछ भी काम कर रहा है, जितना भी काम कर रहे हैं वो कम से कम देश की सीमाओं से लेकर अन्नदाता के घर में भोजन पहुंचाने तक का काम वो मोदी कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कुल मिलाकर ऐसे 5 फैक्टर हैं जो कि यूपी चुनाव के चौथे चरण तक, 4th फेज तक की जो दशा और दिशा उसको गाइड कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि अगले के जो 2-3 फेजेज़ हैं वो ईस्टर्न यूपी का इलाका है जहाँ पर कास्ट लाइन
के ऊपर समाजवादी पार्टी को काफ़ी भरोसा है, क्योंकि उनकी जो पूरी जो छोटे अलायंसेस हैं वो इन इलाकों से होकर गुजरते हैं, और उसमें अगर वो कास्ट के आधार पर यानी कि कम्युनिटी के आधार पर जनता वोट नहीं करती है, अगर जिस तरह का बीजेपी का जो पिछला जो पूर्वांचल का अपना गणित था उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी सफलता पाई थी, अगर समाजवादी पार्टी वहाँ पर बीजेपी को रोकने में कामयाब हो जाती है तो फिर एक तरह से कह सकते हैं कि यूपी के खेल का जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर इन 4 फेजेस और जो ट्रेंड को देखें तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इन सब के बाद, एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, कोरोना के बाद भी, महंगाई के बाद भी, बेरोजगारी के बाद भी कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में दिखती है। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें देते रहें।